सोचिए, इतिहास में ऐसे कितने राजा हुए होंगे जिनका नाम एक तरफ तो जबरदस्त जीत से और दूसरी तरफ गहरी शांति से जुड़ा हो। बहुत कम है ना। सम्राट अशोक उन्हीं में से एक थे। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही विजेता की अनोखी कहानी, जिसने जीत हासिल करने के बाद युद्ध को ही छोड़ दिया। और यही सवाल कि क्या एक क्रूर विजेता शांति का दूत बन सकता है, यही सवाल अशोक की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी हमें सुनाई देती है। तो चलिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पहले उस सम्राट को जानना होगा जो वो कभी थे। मतलब इस युद्ध से पहले अशोक आखिर थे कौन? यहाँ देखिए, अशोक असल में मौर्य राजवंश के तीसरे शासक थे, जो कि प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक था। मतलब वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। और अशोक ने इस विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि और भी बड़ा बनाया। उनका साम्राज्य इतना विशाल था जिसकी उस जमाने में कोई मिसाल नहीं थी। सोचिए, उनकी ताकत और एम्बिशन ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। अशोक के लिए और उनके साम्राज्य के लिए वो मोड़ एक बहुत ही भयानक युद्ध में आया। एक ऐसी लड़ाई जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है 261 ईसा पूर्व की। अशोक अपने शासन के 8वें साल में थे और अपने पूर्वजों की तरह ही वो भी साम्राज्य को और फैलाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले आखिरी आजाद राज्य कलिंग पर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। 1 लाख! जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1 लाख लोग! एक ही लड़ाई में कम से कम इतने लोगों की जान चली गई और इससे कई ज्यादा लोग घायल हुए, बंदी बना लिए गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक भयानक तबाही थी। लेकिन जानते हैं, इस जीत के बाद जश्न नहीं मनाया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो था वो था गहरा पछतावा। खून खराबे और तबाही के उस मंजर ने जीतने वाले सम्राट को ही अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये कोई फतह नहीं है, ये तो इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी गहरे पछतावे ने इतिहास के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले बदलावों में से एक को जन्म दिया। यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अशोक ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि वो फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग की उस तबाही को देखने के बाद उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अब सोचिए, एक ऐसे सम्राट के लिए ये कितना बड़ा कदम था जिसकी पूरी ताकत ही जंग जीतने पर टिकी थी। तो अब तलवार से जीतने की नीति की जगह एक नया फिलोसफी आया, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म। अब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या धर्म नहीं था। नहीं, ये शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका था। एक नैतिक कोड जिसमें सही आचरण, करुणा और अपनी प्रजा की देखभाल एक पिता की तरह करने की बात थी। और ये देखिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त था। जहां पहले तलवार से जीत होती थी, अब धम्म से जीत की बात होने लगी। जहां पहले सैन्य विस्तार था, अब नैतिक और आचारिक विस्तार की बात थी। मतलब अब डर से नहीं, बल्कि सम्मान और करुणा से शासन करना था। पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया। पर एक फिलॉसफी तो सिर्फ एक सोच होती है ना? सवाल ये है कि अशोक ने शांति के इस नए संदेश को अपने इतने बड़े साम्राज्य में लागू कैसे किया, एक्शन में कैसे लाए? अशोक ने इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने धम्म महामात्र नाम के नए अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था लोगों तक ये शिक्षा पहुंचाना। फिर उन्होंने अपनी इन बातों को पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। और तो और, उन्होंने विदेशों में भी दूत भेजे ताकि शांति का ये संदेश दुनिया में फैले। ये सिर्फ उनकी पर्सनल सोच नहीं थी, ये एक एक्टिव स्टेट पॉलिसी बन गई थी। और जैसा मैंने कहा, उनकी कोशिशें सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं थी, ये एक ग्लोबल मिशन था। श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पर मिशनरी भेजे गए। और आपको पता है, इसमें उनके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा भी शामिल थे, जो इस फिलॉसफी को दुनिया भर में साझा करने गए।
उनके ये जो शिलालेख थे, जो ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये असल में प्राचीन भारत में लिखने का पहला पक्का सबूत है। पत्थर में खुदे ये संदेश उनके विचारों का एक परमानेंट रिकॉर्ड बन गए, जिसे कोई भी देख सकता था। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने के पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स थे। 84,000 सोचिए, 84,000। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में इतने सारे स्तूप बनवाए थे। और ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये शांति और विश्वास के प्रतीक थे। स्मारक थे जो उनके अंदर आए बदलाव को जमीन पर हकीकत बना रहे थे। तो आखिर में अशोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि कोई कितना भी हिंसक क्यों न हो, बदलाव संभव है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक लीडर को सत्ता के ऊपर शांति को चुनने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पहले जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है।